हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरनमेंट साइंस का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पोल्यूशन को कवर अप किया, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले भी अपने काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं, तो ये आपको पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर आपका सब्जेक्टिव नहीं होगा। पहले ये बता दूं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बच्चों, आपको ये सारी चीज़ें कवर अप करनी है और सारे टॉपिक मैं करवाऊंगा। जितने वीडियो लेक्चर मैं दूंगा ना, आपको जितने वीडियो लेक्चर दूंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब अगर क्वेश्चन बाहर मिल भी गया तो आपका पेपर क्वालिफाई पक्का होगा, श्योरली होगा। बस सारे क्लासेस लगाते रहो कंटिन्यू, और क्लासेस छोड़ो मत। अपने फ्रेंड सर्कल में बता दो कि अगर ये क्लासेस छोड़ते हो तो नुकसान आपका है, क्योंकि पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो इस बार आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है, अगली बार भी जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे बीए सेकेंड ईयर, बीसीए सेकेंड ईयर, जब बीकॉम सेकेंड ईयर या बीएससी सेकेंड ईयर में, तब आपको 450 रुपीज़ 100 रुपीज़ दोबारा भरने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। वो ना करने पड़े, पेपर क्वालिफाई हो जाए। मैं ही चाहता हूँ आपको सारे नोट्स मैं लास्ट टाइम पे दे दूंगा, लेकिन अभी मैं जानबूझ के नोट्स दे रहा। मेरे पास सारे नोट्स पड़े हैं, पीडीएफ पड़ी है। जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो है क्या, नोट्स तो हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आप खुद कवर अप करो। एक बार देखो, वीडियो लेक्चर लगाओ, क्लासेस लगाओ, जो क्लासेस लगा रहा है उसको समझ में आ रहा है। एंड टाइम पे मैं बहुत सारे नोट्स आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, जब आपका एग्जाम पास में आएगा। लेकिन अभी आप थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते रहो। ऐसा करते करते एंड टाइम पे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बच्चों, एनवायरनमेंट साइंस में लेक्चर नंबर 12 में आंसर की स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, अपनी आंसर मैच कर लेना। बच्चों जल्दी फटाफट शुरू करने जा रहे हैं। आंसर की मैच कर लेना बच्चों अपने साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? ए सीवेज, बी हैवी मेटल्स, सी डाई, बुक सिक्रीशन, या ब्लीचिंग एक्सुडेशन। यानी निम्न में से कौन सा जैव निम्न करणीय प्रदूषक है? ए वाहित मल, बी भारी धातुएं, सी रंजक बहिस्त्राव, डी विरंजक बहिस्त्राव। शाबाश बच्चों, मुझे चैट सेक्शन के अंदर आंसर दो। इसका आपने आंसर क्या किया था? सारे बच्चे बताओ फटाफट। शाबाश, मैक्सिमम बच्चे बताओ फटाफट। शाबाश, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर ए दे रहे हैं। ओके, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। टिक कर लो बच्चों, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। कैसे? डोमेस्टिक वेस्ट जितने भी होते हैं बच्चों, डोमेस्टिक वेस्ट, गार्बेज, जितना कचरा होता है, यूरिन, जितना भी फेशियल मैटर होता है, सीवेज, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, पेपर, वुड, क्लोथ, कैटल डंग एंड एनिमल बोन्स, लेदर, वूल, वेजिटेबल स्टफ और प्लांट्स आर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। जितना भी आपका घरेलू अपशिष्ट होता है, जितना भी आपका कचरा होता है, मल मूत्र, मल पदार्थ, जितना अपने रिमूव करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, कृषि अवशेष, कागज, लकड़ी, कपड़ा, मवेशी का जो भी गोबर वगैरह होता है, जानवरों की हड्डियां, चमड़ा, ऊन, सब्जी के सामान, ये सारे के सारे जैव निम्न करणीय, जो जीवों के द्वारा जिसका निम्नीकरण किया जाता है। जीव कौन से होते हैं? माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंजाई, कवक, जीवाणु, इनके द्वारा इनको खत्म कर दिया जाता है। ऐसे पदार्थों को, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्न करणीय। तो तुम्हें याद रखना है बच्चों कि ये होते हैं। उसके अलावा ये हैवी मेटल्स क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी अजैव निम्न करणीय, है ना। डाई, जितनी भी आपकी ये डाई होती हैं, जितनी भी ये रंजक होते हैं, जिसमें अपने डाई करवाते हैं ना, कि कहते हैं कि बाल डाई करवा लो, ये करवा लो, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद ब्लीचिंग, जितना भी पाउडर होता है, ब्लीचिंग जितनी भी होती है, वो सारा का सारा कैसा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। आगे चलते हैं बच्चों। व्हाट इज द परऑक्सीटाइल नाइट्रेट? पैन क्या है? एक प्रकार का, मतलब ए एसिड डाई, नो। प्लांट हार्मोन्स क्या हो सकते हैं? क्या? सी माइनर पॉल्यूटेंट, डी विटामिन। मुझे चैट सेक्शन के अंदर बताओ आपने बच्चों क्या आंसर किया इसका। शाबाश। तो ए एसिडिक डाई, बी पादप हार्मोन, सी गौण प्रदूषक, डी विटामिन। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऐसे पॉल्यूटेंट या ऐसे प्रदूषक जिनका निर्माण वातावरण में होता है, जिनकी फॉर्मेशन एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, उनको क्या बोलते हैं? अपने उसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट या
या माइनर पॉल्यूटेंट या गौण प्रदूषक के नाम से, द्वितीय प्रदूषक के नाम से जाना जाता है। जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका निर्माण क्या है, वातावरण के अंदर नहीं होता, एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं होता, है ना, आपके आसपास के जो एनवायरनमेंट है वहां पर नहीं होता, ये डायरेक्टली सोर्स से रिलीज होते हैं। आपने बाइक चलाई, आपने स्कूटी चलाई, डायरेक्ट कौन सी गैस रिलीज हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट। याद आया कि पॉल्यूटेंट टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, इट मीन ये माइनर पॉल्यूटेंट है, मेजर पॉल्यूटेंट नहीं है, मतलब ये गौण प्रदूषक है। तो ये लिख लो बच्चों, इसकी फुल फॉर्म आती होती है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स, ऑल्सो नोन एज ACL, यानी परऑक्सी नाइट्रेट, APN या PAN बोल दो, सब इसको बोला जाता है ना, इसको PAN भी बोल दो, APN भी बोल दो। आर पावरफुल रेस्पिरेटरी एंड आई इरिटेंट्स, ये आपके श्वसन तंत्र को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं और आपको इरिटेट करते हैं अपनी आईज को। प्रेजेंट ये मिलते कहाँ हैं, ये फोटोकेमिकल स्मोग है, एक प्रकार का स्मोग है जो कि एक प्रकार पोल्यूशन का टाइप है, फोटोकेमिकल स्मोग जो कि एयर पोल्यूशन का टाइप है। ये फोटोकेमिकल स्मोग एक टॉपिक मैं अलग से करवाऊंगा, इसमें क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का मिलते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोग में ये मिलता है, पैन आर बोथ टॉक्सिक एंड इरिटेटिंग एज दे डिजोल्व मोर रीडली इन वाटर देन कंपैरेटिवली ओजोन। परऑक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे एसाइल परऑक्सी नाइट्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है, एसाइल परऑक्सी नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, इसको APN बोल दो या PN बोल दो। शक्तिशाली होता है, ये श्वसन और आंखों की जलन पैदा करता है और ये फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर मिलता है और ये काफ़ी विषाक्त होता है और परेशान करने वाला होता है। ये ओजोन की तुलना में पानी में अधिक आसानी से घुल जाता है। बच्चों मेरी बात समझ में आई? चलें आगे। तो ये है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज ए फोटोटॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट जनरेटेड बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अंडर द एक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, एंड नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स आपस में रिएक्शन करके दीज पॉल्यूटेंट कैन बी, ये फॉर्मेशन होती है, दीज पॉल्यूटेंट कैन बी रेस्ट्रेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ को ये रोकते हैं, उसकी वृद्धि को रोकते हैं, उसको बढ़ने से रोकते हैं इन क्लोज सिस्टम। वेल एज इन द फील्ड परऑक्सिल नाइट्रेट, प्रकाश की कार्रवाई के तहत, मतलब प्रकाश के अंडर ये क्या करता है, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रतिक्रिया या अभिक्रिया से उत्पन्न होता है और ये एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। और यह प्रदूषक जो है पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ, बंद पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ पौधों की वृद्धि को रोकता है, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, आपके आसपास के एरिया को नुकसान पहुंचाता है। तो फोटोकेमिकल स्मोक का समझ में आया हल्का फुल्का कि पैन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके अंदर। तो पैन इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। चलिए आगे। द रोस्ट एयर पोल्यूशन इंड्यूसिंग सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन फैलाने वाला, द वर्स्ट एयर पोल्यूशन इंड्यूसिंग सब्सटेंस कौन है बच्चों? ए स्मोक है, सल्फर डाइऑक्साइड है। मतलब सबसे खतरनाक लेवल पे जो प्रदूषण फैलाता है इनमें से कौन है? स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो फैलाता है ना, सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण करता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस करती है। इसका आंसर बच्चों DT कर लो, साथ के साथ मैच करते जाओ आंसर और मुझे बताना लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए, कितने प्रश्न के उत्तर आपके सही दिए हैं बच्चों। चलिए आगे। फोर्थ क्वेश्चन, एब्जॉर्ब ओजोन लेयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। मुझे एक बात बताओ कि एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है? शाबाश बच्चों, कहां होती है? शाबाश, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, समताप मंडल के अंदर एक ओजोन की परत पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है? इनहिबिट करती है, रोकती है कि वो पृथ्वी तक ना पहुंचे, अर्थ तक ना पहुंचे, ताकि हमें नुकसान ना पहुंचे। तो अल्ट्रावायलेट रेज इसका आंसर होगा। CT कर लो बच्चों, शाबाश, फटाफट इसका आंसर CT कर लो। चलते हैं आगे। What is the term brown air used for? एसिडिक स्मोक, लाइट केमिकल स्मोक। लाइट केमिकल स्मोक का फोटो केमिकल स्मोक भी कह सकते हो, बात एक ही है, या इसको आप फोटो केमिकल स्मोक भी कह सकते हो। इंडस्ट्रियल स्मोक, सल्फर स्मोक। अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं या सल्फर धुआं।
ब्राउन ईयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भूरी हवा का प्रयोग, तो शब्द का प्रयोग कहाँ और किसके लिए किया जाता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। शाबाश बच्चों, इसका आंसर दो। आपने क्या आंसर टिक किया, मैं चेक करता हूँ। शाबाश बच्चों, इसका आंसर बताओ सारे बच्चे फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं आगे। बिल्कुल इसका आंसर मैं देने वाला बच्चों, इसका आंसर आप खुद बताना। फोटोकेमिकल स्मोक विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ओजोन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन और नॉक्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन एयर। ये तीनों चीजें मिलकर के ब्राउन एयर की फॉर्मेशन करती है। पैन पर ऑक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट, NOx नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ओजोन, तीनों मिलकर के ब्राउन एयर की फॉर्मेशन करते हैं। वेयर सोलर रेडिएशन इज इंटेंस, जब सोलर का रेडिएशन काफी इंटेंस होता है। इन सीजन ऑफ लेसर सोलर रेडिएशन ऑफ एरिया स्मोक फॉर्मेशन इनकम्प्लीट, जहां पर इंटेंसिटी ऑफ सोलर की इंटेंसिटी जहां लेस होगी वहां ये फॉर्मेशन नहीं होगी, तो स्मोक फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। एयर रेफर टू इज एज ग्रे एयर, जहां पर इसकी फॉर्मेशन नहीं होती उस एयर को ग्रे एयर की रूप में हम क्या करते हैं, रेफर करते हैं। मेरी बात समझ में आई कि कहने का मतलब क्या है कि फोटोकेमिकल स्मोक जो मुख्य रूप से ओजोन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलकर बना, जो भूरी हवा के रूप में जाना जाता है। जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तब इसका निर्माण होता है, जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम नहीं होती तब इस प्रकार के स्मोक का निर्माण नहीं हो पाता। उस टाइम उस हवा को बोलते ग्रे हवा के नाम से जाना जाता है। ये इसका आंसर क्या बना बच्चों, इसका आंसर क्या बना? शाबाश। तो फोटोकेमिकल स्मोक से इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर हुआ बी टिक कर लो। द 5 का आंसर बना प्रकाश रासायनिक धुआं ही क्या कहलाता है, ब्राउन एयर कहलाता है, उसी को ब्राउन एयर कहलाते हैं। प्लस शर्त यह है कि इसके साथ ओजोन गैस भी होनी चाहिए, इसके साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी होने चाहिए। एक्स का मतलब वेरिएबल, 1 2 3 1 2 3 4, यानी NO2 NO3 इस तरीके से, है ना। चलिए आगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, मैं अभी समझा के हटाऊं कि DDT कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होगी, एल्यूमिनियम भी नहीं होगी, प्लास्टिक नहीं होगी, सिर्फ पेपर ही ऐसा है जो कि जैव निमन करनी होता है, जिसको बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो पेपर इसका आंसर होगा बच्चों, ए टिक कर लो। तो बाकी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल और जैव निमन करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल, तुम क्या बोलोगे? DDT इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल। एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? नॉन के। लेकिन बायोडिग्रेडेबल कौन है? वाहितमल, सीवेज, कागज, है ना, जितने भी आप यूरिन मटेरियल, सारा का सारा इसमें आता है, किसमें? बायोडिग्रेडेबल में। तो 6 का आंसर टिक कर लो बच्चों, क्या होगा? ये आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? शाबाश। ए आंसर केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, डी केवल मीथेन। बच्चों इसका ना जब मैंने इसके आंसर लिखे ना ABCD, तो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग होगी, कोई बात नहीं, मिसप्रिंटिंग होगी। यहां पर ना CO2 आना चाहिए था, जहां पर लिखा ना मैंने CO2 प्लस मेथेन आना चाहिए था। कहां पर? 7वें के C के अंदर। अगर 7 का C अगर मैं सही टाइप करता तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता प्लस मेथेन बनता। अब बताना आप इसका आंसर क्या होगा, अब बताना इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको पढ़ के बताता हूं इसका फैक्ट। देखते फैक्ट क्या है। व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमोस्फियर, मतलब एटमोस्फियर के अंदर ये जो गैसेस होती हैं ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं, अपने जाल के अंदर फंसा लेती हैं। अब मतलब ट्रैप करना, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको वापस नहीं जाने। तो वो कहती हीट टू आ, फटाफट आ जाओ, उष्मा को बोलते तुम आ जाओ, हम बैठे हैं, हम तुम्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे और तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे। ये होता है ट्रैपिंग करना, है ना। कैसे हुई ये ट्रैपिंग बाद में बताएंगे कभी जब ये टॉपिक आएगा। तो अब हुआ क्या कि इससे क्या हुआ कि जब उसने हीट को ट्रैप कर लिया तो गर्मी ऊपर नहीं जा रही, तो सारा का सारा प्लेनेट, अपना जो अर्थ प्लेनेट है वो वार्म हो गया। द मेन गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, जिसको बोलते हैं जल वाष्प, एंड फ्लोरिएटेड गैसेस,
है ना, जिसके अंदर फ्लोरीन पाई जाती है, वो सारी गैसेस, समझ आई बच्चों बात। तो पृथ्वी की ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में गर्मी और ग्रहण को गर्म करती है, क्योंकि उसको ये अवशोषित कर लेती है, उन गैसों को, उन गर्मी को वापस नहीं जाने देती। तो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार मुख्य गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मैथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड एंड जल वाष्प जो कि स्वाभाविक रूप से, एंड फ्लोराइज्ड गैस जो कि सिंथेटिक है, जो कि कृत्रिम रूप से बनती है। तो ये सारी गैसें रिस्पॉन्सिबल है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल है। अब हुआ क्या, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों। आपने पढ़ लिया कि केवल ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन तो हमारी प्राणवायु गैस है, जीवनदायिनी गैस है, इसके बिना तो हमारा कोई मतलब वही नहीं है, जीवन ही नहीं है। केवल मीथेन या सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। शाबाश, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ फटाफट। बच्चे बोल रहे हैं सी आंसर होगा, राइट आंसर सी, टिक कर लो बच्चों। CO2 यहां पर CO2 कर लेना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, मैं मानता हूं। अब मान लो क्वेश्चन मुझसे मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, अब यही क्वेश्चन ओरिजिनल है जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, ये क्वेश्चन वही है, आप इसको एडिट मत करो, आप इसको सही मत करो कि पहला ऑप्शन क्या है, केवल ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन। बी ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेथेन। डी ऑप्शन क्या है, मेथेन ओनली। अब इसका आंसर क्या होगा? अब 7th के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मुझसे मिस प्रिंटिंग होगी तब भी इसका आंसर क्या बनेगा? मैंने इसको सही करवाया पहले, अब मैं इसको सही नहीं करवा रहा, सही ना करवाने के कारण इसका आंसर क्या बनता है? तुमने जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो तुमने ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही इसको पढ़ा होगा, तब इसका आंसर क्या बनता है? शाबाश बताओ, अब इसका आंसर क्या बनेगा? बस ओनली इसको पढ़ो, बस इसको एडिटिंग मत करो, इसको सही मत करो, इस क्वेश्चन को मिस प्रिंटिंग रहने दो। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर चेंज हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। शाबाश, शाबाश बच्चों, सारे बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर अब डी हो जाएगा अगर मैं इसको सही ना करवाऊं तो। बिल्कुल राइट आंसर डी। बच्चों मेरी बात समझ नहीं आई? अगर ऑप्शन सी में मैं कर दूं CO2 प्लस मैथेन, तब तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन सी के अंदर CO ही रहने दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड ही रहने दूं, और कार्बन मोनोऑक्साइड कभी भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इट इज़ ए मेन पोल्यूटेंट गैस, मुख्य प्रदूषक गैस है ये। इसका मतलब इसका आंसर डी बैठता है। आपको जैसे क्वेश्चन मिला था उसका आंसर डी बैठता है बच्चों। मैच कर लो और मुझे बताओ कि आपको कितने प्रश्न के आंसर सही दिए हैं। अभी जब ये पूरा हो जाएगा काम, ओके, तो ये काम पूरा हुआ। चलें, अब बच्चों कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी गैसें हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस के लिए, वो याद तो मैं याद करवा रहा हूँ। इट कवर अकाउंटिंग रिपोर्टिंग ऑफ द 6 ग्रीन हाउस गैसेज कवर्ड बाय द UNFCCC, यानी यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जिसने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत करंटली कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC और परफ्लोरोकार्बन PFCS एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड यानी NF3, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। एक आपकी वाटर वेपर, जल वाष्प जो होती है वातावरण के अंदर, वो भी ग्रीन हाउस गैस के अंदर काउंट होती है। तो ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस है। इसको बच्चों पढ़ लो, एग्जाम के अंदर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। इसको हिंदी में पढ़ लो बच्चों, ये आप काम कवर हुआ। क्वेश्चन आगे आ रहा है, विच ऑफ द रीजन ऑफ मैक्सिमम नॉइज पोल्यूशन, हैवी ट्रक ट्रैफिक, इलेक्शन मीटिंग्स, पॉप सॉन्ग, जेट फ्लाइट। आपको पता है कि जब हवाई जहाज उड़ते हैं, जेट एयरवेज उड़ते हैं, तो काफ़ी नॉइज पोल्यूशन होता है। इसका आंसर डी टिक कर लो बच्चों, तो डी आंसर। इसमें कोई फैक्ट की बात नहीं, हमें पता है कि शोर कौन ज़्यादा करता है, तो हवाई जहाज ज़्यादा शोर करते हैं जितने भी जेट विमान उड़ते हैं। चलो आगे, तो आंसर हुआ डी टिक हो गया। चले आगे, शाबाश। तो मेजरिंग वाटर पोल्यूशन इज रिवर्स, नदियों में जल प्रदूषण की मात्रा की माप कैसे करते हो कि जल कितना प्रदूषित है? तो O2 की घुली हुई मात्रा से, बाय डिजॉल्व वॉल्यूम ऑफ O2। यहां पर भी मिसप्रिंटिंग होगी थी, तो इसका आंसर बी या डी दोनों सही कर लो बच्चों। इसका आंसर बी भी सही है, डी भी सही है। बात तो एक ही है ना, तो बात तो एक ही है ना। तो बाय डिजॉल्व वॉल्यूम ऑफ O2 की घुली हुई मात्रा के साथ, जिसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान है आपको, BOD, ये वो वाला चैप्टर है, ये मैंने करवाया भी हुआ है वाटर पोल्यूशन के अंदर। तो इसका आंसर बच्चों सी या डी, बी या डी टिक कर लो। हम O2 की घुली हुई मात्रा के आधार पर निकालते हैं कि प्रदूषण है कि नहीं है। चले आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज डज नॉट पोल्यूट द एयर, ऐसी कौन सी गैस है जो कि पोल्यूशन को, जो कि एयर पोल्यूशन नहीं करती? बिल्कुल करती है, तो बिल्कुल माइन्यूट लेवल, जिसको हम काउंट नहीं करते, नेग्लिजिबल, नामात्र। कौन सी ऐसी?
NO2, SO2, CO कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ए टिक कर लो। इट इज ए ग्रीन हाउस गैस, नॉट ए पॉल्यूशन गैस। कंफ्यूज मत होना, कई बारी कुछ बुक्स में इसको पॉल्यूशन गैस के अंदर काउंट किया गया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए कि CO2 इज द मेन ग्रीन हाउस गैस, CO इज द मेन पोल्यूटेंट गैस। आई होप आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा। कल अपने नया टॉपिक अपने करेंगे स्टार्ट, टेस्ट भी होते रहेंगे। कल अपने मिलते हैं बच्चों। कोई दिक्कत समझ में आया बच्चों? जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर। शाबाश, सारी बात समझ में आई तो मुझे फटाफट बताओ चैट सेक्शन के अंदर कि आपके कितने उत्तर सही हुए। मैंने जब आंसर की सही करवाने के बाद जल्दी बताओ कितने क्वेश्चंस की आंसर राइट किए। शाबाश बच्चों, बताते जाओ बताते जाओ। आई विल चेक, मैं सारे चेक कर रहा हूं।